श्री धर्मेंद्र यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, आज आपके माध्यम से देश की सरकार के सामने और देश के साथ साथ कई प्रांतों की सरकारों के भी सामने समाज के उन सबसे ज्यादा मजबूर लोगों की आवाज उठाना चाहता हूं, जिनको हम लोग संविदा कर्मियों के नाम से जानते हैं। सभापति जी, अभी पिछले दिनों केरल की आवाज उठी आशा बहुओं की, और उसी तरह के हालात पूरे देश के अंदर हैं। अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें सभापति जी, तो आशा बहुएं अकेले 4 लाख इनको केवल रजिस्ट्रेशन के लिए 2000 रुपए मिलते हैं और 600 रुपए पर केस मिलते हैं। रोजगार सेवक लगभग 40,000 केवल 8850 रुपए। शिक्षा मित्र 1,48,000 इनका मानदेय केवल 10,000। आंगनबाड़ी शाखाएं और उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लगभग 7.5 लाख और इनको मानदेय मिलता है केवल 5,000 और 2700। इसी तरह से अनुदेशक लगभग 40,000 मानदेय केवल 8700। इसी तरह से पंचायत सहायक लगभग 40,000 मानदेय केवल 5,000। इसी तरह से रसोईया 3,76,796 और मानदेय केवल 2,000। ग्रामीण चौकीदारों की अलग समस्या। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केंद्र की सरकार जिसने लगातार वादे किए रोजगार देने के, लगातार भाषण चलते हैं 5वीं अर्थव्यवस्था के, आखिर ये अर्थव्यवस्था, आखिर ये इतना जो देश के अंदर संपन्नता जो डंका बजा रहे हैं बीजेपी के लोग, जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, जो बातें करते हैं डबल इंजन की, जो बातें करते हैं दुनिया में सबसे बेहतर इकोनॉमी की। मैं पूछना चाहता हूं, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 18 लाख कर्मचारियों का ये हाल है। अगर इसी रेशियो में देखेंगे तो पूरे देश के अंदर लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों की दुर्दशा है। और साथ ही साथ सभापति जी, आश्चर्य इस बात का है, इसमें कहीं भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान में जो हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए दलित भाइयों को, जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए पिछड़ों को, कहीं उसका कोई प्रावधान नहीं है। दिन नित नए षड्यंत्र, कैसे रिजर्वेशन को खत्म करें। रिजर्वेशन अगर सीधे खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से खत्म कर दें। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का इतना शोषण हो रहा है सभापति जी कि मन चाहे एजेंसियां हायर हो रही हैं। वो एजेंसियां अगर 10,000 रुपए सरकार पेमेंट करती है तो 3,000 से ज्यादा पेमेंट कर्मचारियों तक नहीं जाता है। सभापति 1 मिनट लेंगे बस, बहुत महत्वपूर्ण है सभापति जी। इसलिए आपके माध्यम से मेरी मांग है, इन तमाम संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों को दर्जा मिले, इन कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण हो, इन कर्मचारियों की भर्ती के लिए जो सुविधाएं हैं उनके कल्याण की, परिवार की ईपीएफ से लेकर तमाम सुविधाएं, वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। सभापति जी, इस बात से आप सोचिए, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 1500 से ज्यादा शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या की है। बैठे रक्षा मंत्री जी। धन्यवाद। के माध्यम से देश की सरकार के सामने और देश के साथ साथ कई प्रांतों की सरकारों के भी सामने समाज के उन सबसे ज्यादा मजबूर लोगों की आवाज उठाना चाहता हूं, जिनको हम लोग संविदा कर्मियों के नाम से जानते हैं। सभापति जी, अभी पिछले दिनों केरल की आवाज उठी आशा बहुओं की, और उसी तरह के हालात पूरे देश के अंदर हैं। अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें सभापति जी, तो आशा बहुएं अकेले 4 लाख इनको केवल रजिस्ट्रेशन के लिए 2000 रुपए मिलते हैं और 600 रुपए पर केस मिलते हैं। रोजगार सेवक लगभग 40,000 केवल 8850 रुपए। शिक्षा मित्र 1,48,000 इनका मानदेय केवल 10,000। आंगनबाड़ी शाखाएं और उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लगभग 7.5 लाख और इनको मानदेय मिलता है केवल 5,000 और 2700। इसी तरह से अनुदेशक लगभग 40,000 मानदेय केवल 8700। इसी तरह से पंचायत सहायक लगभग 40,000 मानदेय केवल 5,000। इसी तरह से रसोईया 3,76,796 और मानदेय केवल 2,000। ग्रामीण चौकीदारों की अलग समस्या। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केंद्र की सरकार जिसने लगातार वादे किए रोजगार देने के, लगातार भाषण चलते हैं 5वीं अर्थव्यवस्था के, आखिर ये अर्थव्यवस्था, आखिर ये इतना जो देश के अंदर संपन्नता जो डंका बजा रहे हैं बीजेपी के लोग, जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, जो बातें करते हैं डबल इंजन की, जो बातें करते हैं दुनिया में सबसे बेहतर इकोनॉमी की। मैं पूछना चाहता हूं, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 18 लाख कर्मचारियों का ये हाल है। अगर इसी रेशियो में देखेंगे तो पूरे देश के अंदर लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों की दुर्दशा है। और साथ ही साथ सभापति जी, आश्चर्य इस बात का है, इसमें कहीं भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान में जो हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए दलित भाइयों को, जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए पिछड़ों को, कहीं उसका कोई प्रावधान नहीं है। दिन नित नए षड्यंत्र, कैसे रिजर्वेशन को खत्म करें। रिजर्वेशन अगर सीधे खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से खत्म कर दें।
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का इतना शोषण हो रहा है सभापति जी कि मन चाहे एजेंसियां हायर हो रही हैं। वो एजेंसियां अगर 10,000 रुपए सरकार पेमेंट करती है तो 3,000 से ज्यादा पेमेंट कर्मचारियों तक नहीं जाता है। सभापति 1 मिनट लेंगे बस, बहुत महत्वपूर्ण है सभापति जी। इसलिए आपके माध्यम से मेरी मांग है, इन तमाम संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों को दर्जा मिले, इन कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण हो, इन कर्मचारियों की भर्ती के लिए जो सुविधाएं हैं उनके कल्याण की, परिवार की, ईपीएफ से लेकर तमाम सुविधाएं, वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। सभापति जी इस बात से आप सोचिए, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 1500 से ज्यादा शिक्षण मित्रों ने आत्महत्या की है। बैठे रक्षा मंत्री जी। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद। सदन में आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा। सभापति महोदय, मैं जिस दिन से इस पार्लियामेंट में आया हूं, मैं लगातार एक मुद्दे के बारे में इस सदन का ध्यान आकृष्ट करते रहा हूं और सरकार को हमेशा जगाता रहा हूं। 1951 में जब हमारे यहां जनगणना हुई संथालपन्ना, जहां से कि मैं सांसद हूं, और ये डिलिमिटेशन का विषय जो डीएमके के मित्र हमेशा लगातार उठाते हैं, उनके लिए ज्यादा सोचने वाली बात है कि 1951 में हमारे यहां आदिवासियों की संख्या 45% थी। मानिकम टैगोर जी, हंसने वाली बात नहीं है, सीरियसली सोचिए जरा। और जब 2011 की जनगणना हुई संथालपन्ना में, आदिवासियों की जनसंख्या केवल और केवल 28%। मुसलमान की जनसंख्या जो 9% थी 1951 में, आज 2011 की जनगणना के बाद वो 24% है। ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, पूरे देश भर में मुसलमानों की संख्या 4% बढ़ी है, लेकिन हमारे संथालपन्ना में वो जनसंख्या 15% बढ़ी है। और वो सभी के सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो बंगाल के रास्ते मालदा, मुर्शिदाबाद, कालियाचक से लेकर किशनगंज, अररिया, उसके बाद पाकुड़, साहबगंज, गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पूरा का पूरा ये फैलाव हो गया है। हम बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं, और मैं आपको बताऊं सभापति महोदय, इस सदन के लिए आज डीएमके और तमिलनाडु पूरे अपोजिशन की बैठक कर रहा है और हमारे भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां। डिलिमिटेशन जो है कैसे होगा, डिलिमिटेशन किस प्रकार से करना है, लेकिन कभी भी इस पार्लियामेंट में इसकी चर्चा नहीं हुई कि 2008 का डिलिमिटेशन हमारे झारखंड में नहीं हुआ है। इस देश में झारखंड नहीं है, हमारा ही राज्य एक ऐसा है जिसमें कि 2008 का डिलिमिटेशन नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ कि यदि डिलिमिटेशन हो जाता तो आदिवासियों की 1 लोकसभा की सीट और आदिवासियों की 3 विधानसभा की सीट कम हो जाती। यही कुलदीप सिंह का रिपोर्ट है डिलिमिटेशन कमीशन का। आपने जो है 2008 और 1971 का जिस डिलिमिटेशन कमीशन की बात कर रहे हो, मैं एक्ट लेकर आया हूं। कांग्रेस ने कहा कि पॉपुलेशन के आधार पर डिलिमिटेशन होगा। 1973 में जो डिलिमिटेशन हुआ उसमें उत्तर प्रदेश में भी 1 सीट नहीं बढ़ा है। पॉपुलेशन की बात मत करिएगा। और तमिलनाडु में भी नहीं बढ़ा है। बढ़ा कहा? जो कांग्रेस शासित राज्य थे, चाहे मध्य प्रदेश था, चाहे महाराष्ट्र था, चाहे राजस्थान था। आज जो हम इस सिचुएशन में आए हैं जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों का सीट घटेगा। आप कर लो डिलिमिटेशन, बीजेपी कर ले डिलिमिटेशन, 2008 का डिलिमिटेशन नहीं हुआ। आज हमारी आदिवासी लड़कियों को जबरदस्ती बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रहे हैं, उनके जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पूरा साइबर क्राइम का सबसे बड़ा सेंटर जामताड़ा और संथालपन्ना हमारा है। इसलिए आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि जब डिलिमिटेशन करेंगे तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाकर ही डिलिमिटेशन करिए। आर्टिकल 342 से लेकर 345 तक आदिवासियों की सुरक्षा के लिए शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 और शेड्यूल 7 के डिस्ट्रिक्ट के लिए जो अधिकार दिए गए हैं, उसके अधिकार के आधार पर आदिवासियों की लड़कियों की शादी किसी आधार पर मुस्लिम में नहीं हो, उनकी संस्कृति नहीं बदले। और 355 के आधार पर यदि राष्ट्रपति शासन आप लागू कर सकते हो या इस पूरे एरिया को हटाकर यदि एक प्रदेश बना सकते हो तो आप उसको बनाइए। आपने मुझे वक्त दिया। जय हिंद, जय भारत। श्री रुद्र नारायण पानी जी। नेक्स्ट श्री रुद्र नारायण पानी जी। में नवनिर्मित बूढ़ापंक परजंग कामाख्या नगर सुकिंदा रोड रेल लाइन पर सवारी गाड़ी चलाए जाने हेतु मांग करते हुए यह मामला मैं उठा रहा हूं। लगभग 2 साल हो गया इस लाइन में मालगाड़ी चल रहा है। महोदय,
1997 में जब रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे, इस लाइन का शुभ शिलान्यास किया गया था। लोगों ने लगभग 25 साल पहले बहुत ही कम मूल्य में जमीन दे दिए थे। स्वाभाविक रूप से उस समय उनके मन में यह सपना था कि कभी उनके गांव के रास्ते सवारी गाड़ी चलेगी, लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलेगी। लेकिन 2 साल हो गया, यह सपना पूरा हो नहीं पाया है। यद्यपि मालगाड़ी चल रहा है, अब तक कोई सवारी गाड़ी नहीं चलाई जा रही है। मैंने इस आशय में संसद में मांग किया था, तब बताया गया था कि यह लाइन फ्रेट कॉरिडोर नॉर्म में बनाया गया है, मगर लोक कल्याणकारी राष्ट्र में किसी भी नॉर्म में पटरी बनाए क्यों न जाए, उसमें सवारी गाड़ी चलाए जाने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। मेरा सरकार से, माननीय रेल मंत्री जी जो हमारे उड़ीसा से आते हैं, उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि अविलंब अनुगुल से बूढ़ापंख, परजंग, कामाख्या नगर, भुवन, सुकिंदा रोड होके जाजपुर रोड तक सवारी गाड़ी चलाई जाए। आगे हावड़ा तक भी एक्सप्रेस ट्रेन एवं सुकिंदा से साउथ में जाके पूरी तक की भी सवारी गाड़ी चलाई जाए, ऐसा मेरा प्रार्थना है। धन्यवाद। माननीय श्री वीरेंद्र सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का अवसर दिया। भारत सरकार तकनीकी और कौशल विकास के क्षेत्र में कई कार्यक्रम रोजगार पूरक चलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन हमारे लोकसभा क्षेत्र चंदौली में महेंद्र पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो सबसे पुराना कॉलेज है, उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है और वहां पर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुके हैं। मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में, जब समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वीकृत किया था मेडिकल कॉलेज, बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज, आज तक वहां पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है, न डॉक्टर अच्छे हैं, न जांच हो पाती है, इसलिए वहां हमारे क्षेत्र के लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। मैं आपके माध्यम से देश के सबसे महत्वपूर्ण संस्थान पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बनाए गए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि 5 वर्ष से अधिक समय हो गए और वहां पर अभी तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन नहीं हुआ, जिसके कारण एकल आदेश से माननीय कुलपति ने सारे आदेश लिए हैं, नियुक्ति से लेकर डेवलपमेंट से लेकर के यहां तक कि माननीय शिक्षा मंत्री जी कई बार गए, उन्होंने एम्स का दर्जा देने के लिए बात कही, लेकिन न तो कर्मचारियों के लिए कोई सुविधा हो पाई, न देखिए अध्यक्ष जी आप विसंगति मत करिए, उधर आप जो है कि आप टाइम देते हैं हमको 2 मिनट भी नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप हमको पूरा मैं अपनी मांग तो कर लूं। खत्म कर, मांग कर लीजिए, आप मांग तो कर लो, 1 सेकंड मैडम, मांग खत्म करो। आपका माइक ऑन है, मांग खत्म कर लीजिए। मैं आपसे मांग करता हूं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एकल आदेश के आधार पर जो भी अनियमितताएं हुई है उसकी संसदीय समिति से जांच कराई जाए और बाबा कीनाराम में व्यवस्था जो है मेडिकल कॉलेज में किया जाए, तथा महेंद्र पॉलिटेक्निक जो हमारे बहुत ही पुराना प्रेस्टिजियस चंदौली का कॉलेज है, वहां उसको रिहेबिलिटेट किया जाए अमृत योजना के तहत। मैं यही अपनी मांग करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। प्रिया सरोज जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं आपका ध्यान उत्तर रेलवे के मणियाहू रेलवे स्टेशन, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित रेलवे फाटक 9 SPL की ओर दिलाना चाहती हूँ। यह फाटक मणियाहू मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। इस फाटक से बनारस, मछली शहर, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर और जलालपुर आने जाने वाले लोग और वाहनों को गुजरना पड़ता है। यहाँ अक्सर भारी जाम लगता है, जिससे आम लोगों को बड़ी परेशानी होती है। एम्बुलेंस, मरीजों, स्कूली बच्चों और पैदल चलने वाले लोग को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चारों ओर से सड़क मिलती है, जिससे जाम की समस्या और बढ़ जाती है।
अंत में मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आम जनता की सुविधा के लिए इस रेलवे फाटक पर फ्लाई ओवर ब्रिज बनाने की कृपा करें, जिससे यातायात सुगम हो और लोग राहत महसूस करें। धन्यवाद सभापति जी। माननीय श्री तमिल सेल्वन तंगा जी। வணக்கம் சேர்மன் சார். தேனி பாராளுமன்றத்திலிருந்து வெற்றி பெற்று இன்னைக்கு பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு முதல்ல நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். எங்க தேனி பார்லிமெண்ட் தொகுதியினுடைய முக்கியமான கோரிக்கை திண்டுக்கல் சபரிமலைக்கு புதிய ட்ரெயின் ரூட் வேணும். இன்னைக்கு நடக்கிற நாடாளுமன்றத்தினுடைய எண்ணிக்கை 18வது நாடாளுமன்ற சபை. அங்க வெற்றி பெற்ற நபர்கள் அனைவரும் வைத்த கோரிக்கை திண்டுக்கல் சபரிமலைக்கு புதிய ட்ரெயின் ரூட் வேண்டும். அதோடு இல்லாமல் கேரளாவை சேர்ந்த நண்பர்களும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் திண்டுக்கல் சபரிமலைக்கு புதிய ட்ரெயின் ரூட் வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட காலமாக இருந்து வருகிறது. அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்னவென்றால் ஆண்டொன்றுக்கு 1 கோடி பக்தர்கள் சபரிமலைக்கு சென்று வருகிறார்கள். மாதம் ஒரு நாள் 5 லட்சம் பக்தர்கள் சபரிமலைக்கு சென்று வருகிறார்கள். திண்டுக்கல் சபரிமலைக்கு புதிய ட்ரெயின் ரூட் கொடுத்தால் காஷ்மீரிலிருந்து வருகிறவர்கள் தொடர்ச்சியாக சபரிமலைக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. போக்குவரத்து நெரிசல் தடுக்கப்படுகிறது, விபத்துகள் தடுக்கப்படுகிறது, நேரம் அத்தியாவசியமாக குறைக்கப்படுகிறது. அதை கருத்தில் கொண்டு 100 வருடங்களாக இந்த கோரிக்கையை ஒன்றிய அரசு கவனத்தில் எடுத்து மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்கள் இந்த திண்டுக்கல் சபரிமலை திட்டத்தை புதிய ட்ரெயின் ரோடு திட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கு ஆவணம் செய்யுமாறு கேட்டு அமர்கிறேன். थैंक यू। माननीय श्री राहुल कासवान। महोदय, मेरा आपसे कहना है सर कि फरवरी 2025 की 28 तारीख को राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट पार्ट के ऊपर बहुत जबरदस्त ओलावृष्टि हुई। किसानों की सर फसल बिल्कुल तबाह हो गई। बहुत ऐसी ओलावृष्टि सालों साल में देखने को नहीं मिली। मेरे क्षेत्र के अंदर सर राजगढ़ तहसील के अंदर तारानगर में, भानीपुरा में, नौहर में बहुत बुरा नुकसान किसानों को हुआ। सरकार क्या मैं आपका ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूं कि सर स्पेशल गिरदावरी तो शुरू हो चुकी है, पर स्पेशल गिरदावरी के केस के अंदर सर बड़ी प्रॉब्लम इस बात को लेकर है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की गाइडलाइंस के अंदर 2 हेक्टेयर की कैपिंग लगा रखी है कि 2 हेक्टेयर से ऊपर हम नुकसान का भरपाई नहीं करेंगे। मैं आपके मार्फत से सर ये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस 2 हेक्टेयर की कैपिंग को हटाया जाए। राजस्थान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है सर, हमारा पर कैपिटा जो होल्डिंग है वो मोर देन 6 to 7 हेक्टेयर्स की आती है। तो मेरा आपके मार्फत से सर ये निवेदन कहेगा कि एसडीआरएफ की गाइडलाइंस को 2 हेक्टेयर से हटाकर कंप्लीट किसानों को मुआवजा दिया जाए। ए सर बी हम मिनिमम जो नुकसान देते हैं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ में वो 17,000 रुपीज पर हेक्टेयर देते हैं। सर एक किसान की फसल 1-1 लाख रुपए की होती है सर हेक्टेयर के अंदर, और हमारा सर राजस्थान का क्षेत्र हम मौसम आधारित वर्षा के भरोसे ही खेती करते हैं। तो मेरे आपसे निवेदन रहेगा कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की गाइडलाइंस में 2 चेंजेस किए जाएं। एक कैपिंग को बढ़ाया जाए राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, और जो 17,000 का नुकसान दे रहे हो उस नुकसान को बढ़ाकर जो किसान का एक्चुअल नुकसान हुआ है वो नुकसान दिया जाए। सर साथ ही साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइंस ये कहती थी कि किसान की अगर फसल कटी हुई है, खड़ी हुई है, तब भी नुकसान होगा तो भी किसान को मुआवजा व्यक्तिगत रूप में किसानों को क्लेम मिलेगा। पर 2023 के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं की गाइडलाइंस में चेंज कर दिया गया। अब सर खड़ी हुई फसल को हम उस इंडिविजुअल लॉस में काउंट नहीं करते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा पीएमएफबीआई की गाइडलाइंस को दोबारा